हेलो साथियों। जीडी के सभी एस्पायरेंट जो लगे हुए हैं जीडी की भर्ती की तैयारी में, उन सब का स्वागत है। और हम प्रतिदिन आपके लिए जीके जीएस का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो हमारे जीडी के प्रति वर्ष के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत अधिक लाभदायक होने वाले हैं। क्लास में पूरा बने रहिए। आपकी क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें आपको आज के जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। तो तैयारी शुरू करते हैं। इससे पूर्व आप अगर क्लास पे हमारी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, आप भी थोड़ा दायित्व निभाइए और आपको हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता करिए। शुरू करते हैं क्लास के लिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते रहे हैं। जीडी के एग्जाम में खासकर एसएससी, देखिए क्वेश्चन आते रहते हैं, बार बार रिपीट करता है। वो रिपीट मोड क्वेश्चन हमारे हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी आपके हैं। करंट के क्वेश्चन भी इसमें हमने आपके इंक्लूड किए हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर वीडियो में करंट के मिल रहे हैं। ये बड़ी बात है, तो आप इसको देखते रहिए और इस चैनल को सराहते रहिए। शुरू करते हैं चैनल को। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का टीएसए यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन हमारा, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आपने देखा होगा, रात में तारे हमारे क्या होते हैं, जब आसमान साफ होता है, आसमान जब साफ होता है तो तारे लगता है टिमटिमा रहे हैं, रोशनी कभी आ रही है कभी जा रही है। ऐसा किस कारण से होता है? एक हमारी वैज्ञानिक घटना है। देखिए, तो एक वैज्ञानिक घटना है। ऑप्शन नंबर 1 व्यतिकरण से होता है, अपवर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है, और ये इसमें से कोई नहीं। देखिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हमारा? इसका आंसर है अपवर्तन। तो ये घटना अपवर्तन के कारण से होती है, अपवर्तन की वजह से होती है। ध्यान रखें, तारे अगर हम इसकी बात करें, टिमटिमाते नहीं है। तारे टिमटिमाते नहीं है। एक क्वेश्चन और आ सकता है आपसे, क्या तारे टिमटिमाते? तारे टिमटिमाते नहीं है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ये टिमटिमाते नहीं हैं। कारण क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन देखिए क्या है? अपवर्तन से होने वाली घटना है प्रकाशीय घटना है, जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि प्रकाश किरण आपकी दूर से कभी आ रही है कभी जा रही है। वायुमंडल हमारे प्रकाशीय किरण को एक माध्यम, कई सारे माध्यम का काम करता है, जिससे प्रकाश किरण कभी आते कभी जाते हुए प्रतीत होती है। अपवर्तन से होने वाली घटना देखिए, एक तो तारे टिमटिमाने घटना होती है, दूसरा देखिए आपका पानी में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखना। देखिए, पानी में पड़ी छड़ का टेढ़ा टेढ़ा दिखना, ये घटना आपकी अपवर्तन की वजह से होती है। और देखिए, गिलास गिलास का तल तल ऊपर दिखना, ऊपर उठा दिखना, ये घटना हमारी अपवर्तन की वजह से होती है। अगला देखिए, गोल्डन धान गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? तो गोल्डन धान देखिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन ए। गोल्डन धान जो होता है एक तरह की हमारी जीएम क्रॉप है। ये क्या है? जीएम क्रॉप है। जीएम क्रॉप होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसमें क्या किया गया? देखिए, ये वैसे मैं आपको आंसर दूं, इसका आंसर है हमारा विटामिन ए। तो गोल्डन राइस विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। क्यों है स्रोत? देखिए क्या है, गाजर और चावल की विशेषता इसमें शामिल है। गाजर और चावल की विशेषता इसमें शामिल है। गाजर का इन्होंने लिया है बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन नामक जीन यहाँ से लिया गया है और चावल के डीएनए पर इसको रोपित कर दिया गया है। इससे बना है हमारा गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस एक क्या है? विटामिन ए। ध्यान रखें, ये जो हमारा है विटामिन विटामिन ए रिच जीन होता है, जो विशेषता गाजर में होती है, विशेषता अब काजल आपके चावल में आ गई है। तो इसका आंसर आएगा हमारा विटामिन ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य देखिए, विजयनगर साम्राज्य हमारा मध्यकाल में कब का है ये? तो ये मध्यकालीन भारत में ये स्थापित हुआ, जब भारत में तुगलक वंश का शासन था। तो तुगलक वंश के समय ये स्थापित हुआ। और कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में। कहाँ पर है ये? दक्षिण भारत में
दक्कन में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति था हरिहर और बुक्का। ये दो भाई हैं, दो भाई हरिहर और बुक्का ने मिलकर हमारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक हुआ, देखिए महानतम शासक था कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय महानतम शासक माने जाते हैं इस वंश के। तो ये रहा हमारा हरिहर और बुक्का, ये इस वंश के महानतम शासक माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह हम बोलते हैं अशोक की लाट कहते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? अशोक की लाट कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो अशोक की लाट कहाँ से लिया गया है देखें क्वेश्चन और पढ़ें। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, या गया स्थित बौद्ध विहार से। देखिए किसी संग्रहालय से इसको नहीं लिया गया है। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है जो आपको आपकी जब पुलिस वर्दी आप देखते हैं तो उसमें आपके अधिकारियों के आपके कंधे पर लगा हुआ जो अशोक का लाट है, प्रतीक है, वो आपका हमारा प्रतीक है। और अभी आपके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो हमारा संसद भवन बन रहा है उसके ऊपर जो विशाल प्रतिमा 4 शेरों की आपने देखा होगा लगी है, वो क्या है? वो भी हमारा प्रतीक चिन्ह एम्बलम है। प्रतीक चिन्ह हमारा देखिए भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये कहाँ से अपनाया गया है? ये अपनाया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ये स्तंभ अशोक द्वारा लगाया गया था, है ना? इस स्तंभ को अशोक ने लगवाया था। और इस स्तंभ में देखें तो देखिए इसमें क्या है? 4 इसमें आपको शेर दिखाई देते हैं, 4 शेर दिखाई देते हैं। और इसके नीचे हम देखें तो इसके नीचे आपको एक सांड या बैल दिखाई देगा, एक आपको हाथी दिखाई देगा, और देखिए घोड़ा दिखाई देगा। साथ ही साथ इसमें आपको दिखाई देगा एक सिंह दिखाई देगा नीचे, और एक और, है ना? तो ये 4 जानवर इसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ कमल इसमें आपको दिखाई देगा, है ना? और देखिए एक चक्र दिखाई देता है, एक चक्र इसमें दिखाई देता है। तो ये सब हमारे इससे लिए गए। सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते इसमें नीचे लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? देखिए उपनिषद हमारे 108 हैं। कितने हैं? 108 उपनिषद भारत में आपके लिखे गए प्राचीन ऋषि मुनि द्वारा उपनिषद। यहाँ पर देखें 8 पुराण हैं। कितने? 8 पुराण हैं और 4 वेद हैं। ये भारत का साहित्य है। तो हमारे महाकाव्य हैं संस्कृत के, जो इस तरह के देखिए, जिसमें एक तो है रामायण। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि, वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण है। और महाभारत, महाभारत आपका महाभारत तो वेद व्यास ने इसको लिखा है। तो ये हमारे काव्य की बात रही। आंसर पूछा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते सत्य की हमेशा जय हो। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य, सत्य की हमेशा जय हो। आप जानते हैं सत्य की जय होती है, तो आपकी भी जय होगी। लगातार लगे रहिए, लगातार लग रही है, मेहनत करते रहिए, दिन रात मेहनत करिए। यही समय है मेहनत करने का। आप अगर लगे रहेंगे तो आपके घर वाले खुश होंगे, पड़ोसी खुश होंगे, हो या ना हो, पड़ोसियों को दर्द हो, लेकिन आपके घर वाले खुश होंगे। बच्चे ने मेहनत की और वो सफल हुआ। जीडी परीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी समय गुजर रहा है, 1 महीना इसमें अब बहुत कम बचा है। तो आप लग जाइए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप। यहाँ आप ऑथेंटिक क्वेश्चंस की सीरीज हम आपको चला रहे हैं, यहाँ लगे रहिए। देखिए एक निष्ठ होकर आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीएस में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके आपके अधिकांश क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएंगे 100% क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से मिलेंगे। तो बस ये है, आपको विश्वास करके यहाँ लगे रहना है बस। देखिए आंसर इसका है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद क्या है? इसका आंसर है जहां से हमारा सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो देखिए गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। गांधी जी को आप जानते ही हैं, इरविन हमारे कौन थे? इरविन देखिए ये भारत का वायसराय था, भारत का एक वायसराय था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके समय में देखिए भारत में, तो ये जो समझौता हमारा हुआ 1931 में हुआ, 1931 में समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता। सेकंड गोलमेज सम्मेलन हमारे चल रहे थे,
गोलमेज सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सफल बनाने के लिए ये प्रयास था। ये प्रयास किसकी ओर से था? अंग्रेजों की ओर से। तो इरविन चाहता था कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन सफल हो, गांधी जी उसमें शामिल हो, और गांधी जी मांग कर रहे थे अपने, गांधी चला रखा था उन्होंने क्या, गांधी जी ने इस समय चला रखा था आपका, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और वो चाह रहे थे कि इस आंदोलन को बर्खास्त किया जाए। तो ये आंदोलन इस समय चल रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में ये हमारा मीटिंग होती है। 1931 में गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट होता है। 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। 1945 में देखिए बेबल योजना आती है, बेबल प्लान 1945 में आता है। और 1917 में आपका देखिए 1917 में आपका होता है चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह भारत में था। राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ संपन्न हुए? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 देखिए, राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल देखिए क्या है, इंग्लैंड, इंग्लैंड द्वारा शासित राज्यों का संगठन है राष्ट्रमंडल। तो जिसमें वो देश जिन पर इंग्लैंड ने शासन किया था वो इसके मेंबर होते हैं। राष्ट्रमंडल कहलाता है। कॉमनवेल्थ इसको बोलते हैं, कॉमनवेल्थ कहलाता है। इसके खेल आयोजित होते हैं। तो 22 का जो खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? देखिए, ये होते बर्मिंघम में। बर्मिंघम आपका इंग्लैंड का शहर है, बर्मिंघम इंग्लैंड में ये आपके आयोजन हुए थे। तो आपके राष्ट्रमंडल के इसमें भारत का जो रैंक रही थी वो देखिए चौथी रही थी। भारत कहाँ रहा था? 4th नंबर पे रहा था। इसने कुल मिला के 61 मेडल हमने यहाँ पर जीते थे, जिनमें से 22 हमारे गोल्ड मेडल थे। तो बड़ा पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा था, नंबर 1 पर इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे आप। टोक्यो में हमारे हुए थे, टोक्यो में हमारा ओलंपिक्स हुए थे। तो ओलंपिक्स खेल कहाँ हुए? टोक्यो में हुए थे। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए भारत में भी अब जो है इंतजार खत्म हो चुका है, 5G सर्विस आ गई है, आपका नेटवर्क और तेज हो जाएगा। आप जो वीडियो देख पा रहे हैं 4G की तकनीक के द्वारा ये वीडियो देख पा रहे हैं, आप क्लास देख रहे हैं हमारी, और अब आपका जो नेटवर्क है वो 5G में बदलने वाला है। स्पीड पलक झपकते ही आप जो है एक बड़े बड़े फाइल को भी डाउनलोड कर पाएंगे, और इसके द्वारा भारत क्या दुनिया में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। वो क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जेंस, जिसमें क्या होगा, मशीनें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, मशीनें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सब कुछ आपका घर में आपका आपके निगाह घुमाते ही, आपके यस या नो बोलते ही लाइट ऑफ ऑन हो जाएंगी। सेंसर लगे होंगे, गाड़ियां विदाउट ड्राइवर चलेंगी। तो ये सब हो जाएगा 5G के आते ही। सबसे बड़ी बात है कि आपकी वीडियो चल रही है वो रुकेगी नहीं, बहुत फास्ट स्पीड हो जाएगी। अब वो देखिए भारत में कब से? 1 अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग हो गई है। तो भारत में बड़े बड़े शहरों में जो हमारे महानगर हैं यहाँ पर ये व्यवस्था अब शुरू हो रही है। एयरटेल ने इसको और जियो ने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया है 5G सर्विस को 1 अक्टूबर 2022 से। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? देखिए बहुत चर्चित परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, ये एग्जाम में खूब आती है, एग्जाम में ही खूब आती है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। तो देखिए ये परियोजना हमारी एक तो कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में ये परियोजना है, और ये परियोजना आपकी चिनाब नदी पर है। आंसर क्या आएगा इसका? चिनाब नदी। चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती परियोजना। सलाल परियोजना भी इसी पर स्थित है हमारी, तो ये रहेगा हमारा चिनाब। झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, ये सब की सब नदियां सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा हैं। ये सभी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा हैं, सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा हैं ये सब की सब नदियां। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? देखिए डंकन पास एक क्या है? पास जो है समुद्र के बीच में दो स्थलों को बीच में
अलग करने वाला एक जलराशि होती है, डंकन ऐसे हम पास कहते हैं। डंकन पास देखिए ऑप्शन है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच। अंडमान और निकोबार के बीच में जो आपका है वो है 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल हमारा किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में है। इसका जो आंसर है हमारा वो है ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। ठीक है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यालय रिक्त हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए? अब्सेंट हो जाते हैं, रिक्त हो जाता है, पद पर नहीं रहते हैं, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? तो देखिए होता क्या है, अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, राष्ट्रपति अगर एब्सेंट हैं, तो इनकी जगह आपका काम करेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति काम करेंगे। और अगर दोनों ही एब्सेंट हो जाएं, दोनों ही पद पर ना हो, कार्यालय रिक्त हो जाता है, तो फिर सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश इस पद पर रहेंगे, या फिर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद को ग्रहण कर लेंगे। तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस पद को ग्रहण कर लेते हैं। एक बार इतिहास में ऐसा हुआ है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे हमारे सीजीआई हैं जो इस पद को ग्रहण किया था। 1969 में ये हुआ था, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं थे, तब ये कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे। ये एकमात्र सीजीआई है जो सीजीआई बने, बाद में एक्टिंग राष्ट्रपति बने, और उसके बाद सरकार ने इनको चुनाया, कांग्रेस पार्टी ने इनको उपराष्ट्रपति के पद पर भी निर्वाचित करवाया था। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा घोषित की जा सकती है? तो इसकी घोषणा कौन करता है? देखिए वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल जो भी होते हैं हमारे, आपातकाल की हम बात करें तो आपातकाल देखिए आपके संविधान में जो दिए हैं वो हैं पार्ट 18 में है। ठीक है, और ये आर्टिकल 352 से लेकर 352 से लेकर 360 तक है। इसमें हमारे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन से आर्टिकल में होती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 में होती है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। और यहाँ पर हम देखें आपका राष्ट्रपति शासन, ये आपका 356 में है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, देखिए कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। हाँ, पीछे कैबिनेट की सलाह होती है, लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा? राष्ट्रपति आएगा। किसकी राज्यसभा की शोभा, अच्छा किसकी राज्यसभा की शोभा गीत गोविंद के रचिता, यानी रचिता मतलब लेखक हैं। लेखक कौन है? तो रचिता का मतलब क्या होगा यहाँ पर? लेखक होगा। लेखक जयदेव, नाम क्या है? जयदेव बढ़ाते हैं। तो जयदेव एक लेखक हैं, जयदेव एक लेखक हैं, राइटर हैं, रचयिता हैं, जिन्होंने गीत गोविंद नामक किताब लिखी है। कौन से शासक के दरबार में रहते थे? सिंपल, मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया है, आंसर बताइए। मिहिर भोज है, मिहिर भोज, अमोघ वर्ष प्रथम, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। मिहिर भोज देखिए, मिहिर भोज जो है हमारे, वो आपके मध्य भारत के शासक हैं। यहाँ जो आंसर हमारा आएगा लक्ष्मण सेन आएगा। देखिए लक्ष्मण सेन, तो ये सेन वंश के शासक हैं। सेन वंश, बंगाल में इनका शासन है। पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन आया। इसके जो संस्थापक थे सामंत सेन, सामंत सेन ने स्थापना की। और लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम शासक है। इस वंश का अंतिम शासक है आपका लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम शासक है। अगला देखिए, मारमागांव पत्तन कहाँ स्थित है? मारमागांव पत्तन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में। महाराष्ट्र में, गोवा में या कर्नाटक में?
तो ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश, मारमागांव जो हमारा क्या पत्तन है, पोर्ट है जहां से हमारे जहाज आते जाते हैं। ये पोर्ट देखिए इस्पात के लिए, किसके लिए? इस्पात। तो ये पोर्ट इस्पात के ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा फेमस है, ये वाला पोर्ट है। और ये कहाँ हमारा? गोवा में है। देखिए आंसर है इसका गोवा। तो गोवा में ये पोर्ट स्थित है। मारमा गोवा पोर्ट कहाँ है? गोवा में है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा को हम देखिए, राज्यसभा को देखिए अपर हाउस भी कहते हैं। अपर हाउस कहलाता है, राज्यसभा कहलाती है। उच्च सदन कहते हैं इसको। इसमें इसका जो सभा है हमारी कैसी? स्थायी होती है। ये कैसी है? स्थायी होती है, परमानेंट होती है, कभी भंग नहीं होती है। लेकिन इसके मेंबर्स जो होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है। मेंबर्स को हम बोलते हैं एमपी बोलते हैं। और ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितना? इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसको परमानेंट बनाने के लिए एक तरीका निकाला गया है। परमानेंट बनाने का तरीका निकाला क्या किया गया है? 6 वर्ष का कार्यकाल एक मेंबर का होता है। तो हम क्या करते हैं, हर 2 साल पे कुछ मेंबर्स को रिटायर कर देते हैं। हर 2 साल पर कुछ मेंबर्स अपना कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा कर लेते हैं और फिर इतने ही मेंबर्स को राज्यसभा दोबारा से चुन लेती है। इस तरह से राज्यसभा का जो संगठन है वो सेम बना रहता है। इसमें जो आंसर आएगा देखिए वो आएगा 1/3। 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इतने ही मेंबर्स को फिर से चुन लिया जाता है। निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने की विधि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में। अब इसको जरूर याद रखें। दूध से क्रीम निकालने की विधि क्या है? आपने देखा होगा दूध, आपको देखा होगा कई बार बिकता है ना, सपरेटा बोलते हैं इसको हम। एक दूध आता है सपरेटा प्रकार का, तो लोग कहते हैं तो सपरेटा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्रीम है ही नहीं। तो क्रीम अगर निकाल दी जाए तो उसे सपरेटा बोलते हैं। आपने दूध पिया होगा थैली वाला, टोन्ड पिया होगा, डबल टोन्ड पिया होगा। तो ये जो दूध होते हैं क्या होते हैं, इसमें क्रीम नहीं होती है ना। टोन्ड और डबल टोन्ड का चाय बना लीजिए आप, कभी भी लाओ चाय बनाने केवल, तो क्या होता है टोन्ड वाला दूध ले आओ, डबल टोन्ड ले आओ, बिल्कुल पानी जैसा होगा, क्रीम का नाम मात्र नहीं होगा। और एक आता है फुल क्रीम। तो आप अगर सेहत बनानी है तो क्या पीजिए? फुल क्रीम दूध पीजिए। तो होता क्या है, क्रीम को अलग निकाल लिया जाता है, किससे? दूध से। कौन सा मेथड है? देखिए परासरण में क्या होता है कि लिक्विड दबाव एक सतह से दूसरी तरफ की ओर जब उसका विसरण होता है सब बोलते हैं परासरण कहते हैं। अभिकेंद्री बल केंद्र के अंदर की ओर लगता है। संघनन विधि नहीं है। अब क्या होगा इसका आंसर? अपकेंद्री बल आएगा। तो अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ये अलग होता है। जब इसे तेजी से घुमाते हैं तो बाहर की ओर बल लगता है। उस बल के लगने से जो भारी कण हैं क्रीम के वो बाहर की ओर खिंचे जाते हैं और आप हाथ से उठा के उसको अलग कर लेते हैं। तो ये क्या रहेगा हमारा? आंसर आएगा अपकेंद्री बल आएगा। ठीक है ना? तो आंसर आएगा आपका अपकेंद्री बल। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में आपसी जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण होता है कहलाता है। तो देखिए क्या है, और अणुओं के, वो क्या कह रहे हैं? विभिन्न अणुओं के, वो क्या कह रहे हैं? एक ही पदार्थ है। 3 बातें देखिए, एक ही पदार्थ है, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर का ये एक ही मटेरियल है, इसके जो अणुओं के बीच में जो बल लगेगा उसको क्या कहेंगे? साइंस का बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसकी वजह से जो हमारी वस्तुएं हैं वो आकार ले पाती हैं। आपका पेपर है, आपका जो आप कॉपी पेन लिख रहे हो, ये सब आपकी आसपास की वस्तुएं आकार ले पा रही हैं इसकी वजह से। क्या आंसर आएगा? आसंजक बल। ये देखिए आसंजक बल जो होता है ये दो भिन्न, क्या आएगा? दो भिन्न वस्तु के मध्य आएगा। दो भिन्न वस्तु के मध्य आएगा आकर्षण, आसंजक बल। इसे बोलते हैं हम एडहेसिव फोर्स। जब आप चिपकाते हो गम से किसी वस्तु को चिपकाते हो तो कौन सा बल होता है? आसंजक बल होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। अंतरा आणविक बल देखिए, अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो होता है ससंजक बल। ससंजक बल देखिए यहाँ जो बल होता है जो अणुओं को चिपका के रखता है वो जो बल है वो है ससंजक बल, और इसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की वजह से ये होता है, कोई भी वस्तु इस वजह से अपना आकार बना के रख पाती है। आंसर आपका आएगा गुरुत्वीय बल। देखिए पृथ्वी द्वारा क्या होता है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक बल आरोपित करती है जिसे गुरुत्व जनित बल या गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्व बल कहते हैं। इसकी वजह से हमारा वजन, हमारा भार हमें महसूस होता है। ठीक है।
विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ? देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा इतनी जरूरी है क्योंकि आप इसकी वजह से आज चैनल पे लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, रात दिन नहीं देख रहे हैं। जीडी हो, एसएससी हो, यूपी पैट हो, यूपी आपका कांस्टेबल हो, सब में भीड़ ही भीड़ देखते हैं। आप जब एग्जाम होता है तो बच्चों की भीड़ होती है शहरों में, दौड़ पड़ते हैं वहां तक वो, और दौड़ जब पड़ते हैं तो लगता है कि कितनी हमारी बेरोजगारी है। देखिए, बहुत बेरोजगारी है और आपको अपनी सीट पक्की करनी है। आपको अपनी सीट पक्की करनी है। वो कैसे होगी? वो मेहनत से होगी। मेहनत करिए, पढ़िए, पढ़िए, खूब पढ़िए, और इसके लिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप आइए यहाँ पढ़िए, अपनी समस्या को सुलझाइए और आंसर आपका दीजिए, सही आंसर दीजिए। इसका बताइए क्या है? तो देखिए, विश्वविद्यालय, दुनिया में विश्वविद्यालय जो सबसे पहले खुले वो भारत में खुले। सबसे पहला जो विश्वविद्यालय भारत का था वो था तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो हमारा 7th BC में खोला गया था आपका। इसे फिर दूसरा विश्वविद्यालय जो हम देखें वो है नालंदा। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा वो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इन तीनों में। हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, इनमें तीनों में सबसे पुराना है। 436 AD के आसपास ये विश्वविद्यालय हमारा कुमार गुप्त ने खोला था। कौन सा है? कुमार गुप्त फर्स्ट ने खोला था ये विश्वविद्यालय। और हम देखें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी काफी पुराना है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हमारा 1000 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हमारा 1096 AD में खोला गया था। 1096 AD में इसको खोला गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय देखिए 1636 में आपका खोला गया था। तो ये काफी पुराने विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, अगर देखिए भारत में कहाँ महात्मा गांधी कन्वेंशन भारत में कहाँ महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, एकदम करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन है ये, और आपके आने वाले एग्जाम में 100% आएगा। ध्यान रखें, 100% ही आएगा। और ध्यान रखें, पिछले वाले हमारा जो रिकॉर्ड रहा है चैनल को पढ़ाने का, ध्यान रखें पैट में पढ़ाने का चैनल हमारा टॉप रहा है, वो बहुत ही देखिए सक्सेसफुल रहा है। 100% रिजल्ट हमारा रहा है। वो आप धीरे धीरे समझेंगे, अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। और देखिए बहुत लंबे समय से हम लोग पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे सैकड़ों के हजारों बच्चे आज यूपी और भारत सरकार के मंत्रालयों में और आपके संस्थानों में काम कर रहे हैं। आपसे समझिए, क्वेश्चन देखिए, लेवल देखिए उनका, और आने वाले एग्जाम में जब बैठेंगे एचजीडी में तो आपको लगेगा कि कहाँ से सबसे अधिक आया है। बहुत कम पढ़ाएंगे और ज्यादा आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है? बहुत कम पढ़ाएंगे और सबसे ज्यादा आएगा। उतना ही आएगा। आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, इतना सा आएगा, दिमाग आपका खराब हो, कितना सारा भरा आपने, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। तो यहाँ से बात यह विशेषता ये है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना हमारा एग्जाम में आएगा। चलिए देखिए कहाँ पर है ये आंसर, इसका नाइजर है। नाइजर एक अफ्रीकी, कहाँ का देश है? अफ्रीकी देश है नाइजर। यहाँ पर महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला गया है। आपका तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है नाइजर देश। नाइजीरिया अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे ये सब हमारे अफ्रीका के ही देश हैं। इस देश ने 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है ना। ये तो ये जो बिल है हमारा कौन करा सकता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देखिए हमारा दक्षिणी गोलार्ध का देश है। वेलिंगटन राजधानी है संयुक्त राज्य अमेरिका। वाशिंगटन DC राजधानी है। इसका आंसर यही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 740 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य देखभाल बिल पर साइन किया है। ये दुनिया भर में हमारी कोप बैठकें हो रही हैं, जलवायु पर चिंता लोग कर रहे हैं, उस सबको देखते हुए जो विकसित देश है उन पर जिम्मेदारी डाली गई है कि आप भी भाई जिम्मेदारी उठाइए और बहन करिए, क्योंकि आपने नुकसान पहुंचा है वायुमंडल को, एनवायरमेंट को आपने नुकसान पहुंचाया है। उन सब के लिए हो रहा है। कनाडा आप जानते ही हैं, है ना। ओटावा इसकी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? ओटावा इसकी राजधानी है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में है और एकमात्र देश जहां पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये आज की हमने क्लास में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हमारे आपको लेकर आए हैं।
अगर यही सारी आप सीरीज देखते रहेंगे, 30 सीरीज आपने देख ली, तो आपको जीडी में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट के हमारे 2-3 क्वेश्चन हर रोज आ ही रहे हैं। जीके जीएस के हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आपको पढ़ते रहिए। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव हमारी चैनल पर वीडियो पड़ी है वो देखिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। जय हिंद,